Good morning students. Today we are going to start a new chapter that is calculating national income. स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 3 फेसेस इन अ इकोनॉमी फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है. एंड दीज 3 फेजेस आर, सबसे पहले प्रोडक्शन होती है. उस प्रोडक्शन से जो है आगे हाउस होल्ड्स को फैक्टर प्रोडक्शन की वजह से इनकम होती है, और जब उनके पास इनकम आती है तो वो उसको एक्सपेंडिचर में चेंज करते हैं. ठीक है. और ये एक फ़्लो चलता रहता है. तो इस फ्लो के बेसिस पर नेशनल इनकम जो है वो 3 फार्मूला से कैलकुलेट की जा सकती है, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. एंड टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट मेथड, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं. वैल्यू एडेड मेथड जो क्या है, जो मेथड है ना, ये हमें बताता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी इकॉनमी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट्स की इंक्रीज़ हुई है. ठीक है. प्रोडक्ट्स के बेसिस पर ये बता रहा है. सो आवर फॉर्मूला विल बी वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द सेल्स. ठीक है. अगर तो साल में हमारी सेल जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं सभी के सारी के सारी को हम लोग सोल्ड आउट कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू सेल्स. लेकिन अगर हमारे पास कुछ स्टॉक बच जाता है, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. और चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है, चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है. और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स ऐसी कंजम्पशन जो कि हम लोग जो है कहीं से परचेज करके लेके आए और उसके ऊपर अभी आगे प्रोसेसिंग होनी है. ये आप लोगों को पता ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट जो फार्मूला यूज़ करेंगे ना वैल्यू एडिड मेथड में, वो फार्मूला होगा वैल्यू एडिड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है जी. तो अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्यों माइनस किया जाता है, इसके लिए हम लोग ये एक टेबल से एग्जांपल करते हैं. ठीक है. सपोज़ एक फार्मर है जो कि 200 रुपये लगा के सीड्स फर्टिलाइज़र्स वगैरह लेके आया और उसने उससे जो है गेहूँ उगाई, और उस गेहूँ को उसने आगे 600 रुपये में मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वैल्यू एडिड कितनी होगी, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट विल बी 600 माइनस 200 400 रुपीज़. ठीक है. अब ये जो गेहूँ है किसान से एक फ्लोर मिल वाला चक्की वाला ख़रीद लेता है, यानी कि उसने 600 रुपये में गेहूँ खरीद ली और उसको उसने आटे में कन्वर्ट किया और 800 रुपीज़ में सेल किया. तो यहाँ पर फ्लोर मिल वाले के लिए वैल्यू एडिड हो जाएगी 800 माइनस 600 200 रुपीज़. अब ये फ्लोर मिल वाले से चक्की वाले से आटा जो है एक बेकरी वाला ले गया, 800 रुपये का उसने आटा ख़रीदा और उसने उसको बिस्किट्स में प्रोसेस करके 1000 रुपये में आगे सोल्ड आउट कर दिया. देन वैल्यू एडिड बाय फ्लोर मिल बाय बेकर विल बी 1000 माइनस 800 200 रुपीज़. और अब ये बेकर से जो बिस्किट्स हैं शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर ने ये 1000 रुपये वाले बिस्किट्स को 1200 रुपये में सोल्ड आउट कर दिया. देन वैल्यू एडिड बाय द शॉपकीपर विल बी 1200 माइनस 1000 200 रुपीज़. ठीक है. अब अगर हम लोग ये एग्जांपल देखें, अगर हम लोग सीधे ही सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट लें तो हमारे पास ये टोटल 3600 हो जाएगी, जो कि शो करेगी कि इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एज एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोडक्ट्स का. पर ये सच नहीं है. हम लोगों ने जो है एक्चुअल वैल्यू लेनी है इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करके, क्योंकि हम लोग अगर इंटरमीडिएट गुड्स को देखें तो हम लोग देखेंगे कि हर एक स्टेप पे जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, वो पहले वाले की जो है वो फाइनल गुड्स के ही फॉर्म में आगे आ रही हैं. तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए यहाँ से माइनस किया है. जब हम लोग वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करते हैं ना, तो उससे जो हमारी नेट कैलकुलेशंस निकलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी. और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड नेशनल इनकम थ्रू डोमेस्टिक इनकम, तो आपको पता है कि जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में चेंज करना है. और इसके लिए जो फार्मूलाज हैं हम लोग ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. नेक्स्ट
वैल्यू एडिड मेथड करते हुए हम लोगों को किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है? सबसे पहले कि जो सेकंड हैंड गुड्स होंगी ना, उसकी सेल एंड परचेज वैल्यू एडिड मेथड में इंक्लूड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पिछले अकाउंटिंग ईयर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग इनको बेचने के लिए किसी तरह की कोई कमीशन दे रहे हैं ना, देन दैट कमीशन विल बी एडेड इन वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि कमीशन जो है वो करंट ईयर में दी जा रही है और ये करंट ईयर की सर्विसेज हैं जिसके लिए कमीशन दी जा रही है। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको अपने ही पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, देन उसकी वैल्यू को भी इसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन अपने यूज़ के लिए भी की जा रही है ना, उसको भी हम लोग यही मानते हैं कि वो गुड्स जो है इकॉनमी में प्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम लोग किसी क्रॉप को उगा रहे हैं तो उसकी भी जो वैल्यू है दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है वो एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी इकॉनमी के अंदर ही हुई है। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड इनकम्स को निकालते हुए हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करना है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो किसी और की फाइनल गुड्स की फॉर्म में हम लोग ऐड करेंगे। अगर हमारा कोई घर है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम उसके ओनर हैं, तो उसका जो है वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग रेंट ज़रूर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि उस घर की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपनी सर्विसेज को ही यूज़ कर रहा है, देन सर्विसेज की वैल्यू को वैल्यू एडेड मेथड में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि सर्विसेज जो हैं उनको हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं उसकी मार्केट वैल्यू को। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, अगर एक हाउसवाइफ अपने घर के लिए पूरा साल काम कर रही है तो आप उसको किसी तरह की कोई इनकम पे नहीं कर रहे हैं, एंड दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन our national income. Next topic is problem of double counting and ways to avoid it. डबल काउंटिंग क्या होती है? अभी हम लोग पीछे करके आए एक एग्जांपल, जो टेबल में हम लोगों ने किया था कि हर एक कोई जो है अपनी वैल्यू ऐड करता है नेक्स्ट स्टेप में। फॉर एग्जांपल, पिछले टेबल में हम लोगों ने किया कि फार्मर ने गेहूं उगाई और उसको आगे मार्केट में बेचा, फिर उसे फ्लोर मिल ने आगे उससे गेहूं ली, उसको आगे उसमें उसने वैल्यू ऐड की आटा बनाने के लिए, और फिर उसके बाद उस आटा को बेकरी वाले ने परचेज़ किया, उसको बिस्किट में चेंज किया, और फिर वो बिस्किट जो शॉपकीपर ने खरीदे और उसको अपना थोड़ा मार्जिन ऐड करके आगे बेचा। तो अगर हम लोग यहाँ पर डबल काउंटिंग का क्या मतलब है कि हम लोग जब किसी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसकी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में जो है डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोगों ने जो किसी गुड्स की जो वैल्यू है उसको बार बार ऐड कर दिया है। तो अगर हम लोग पिछला एग्जांपल देखें, अगर हम लोग बार बार ऐड करते जा रहे हैं, हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो 3600 आ रही है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यू एडिड की बात करें तो इकॉनमी में सिर्फ 1000 रुपीज़ की ही जो है वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की वजह से हमारी नेशनल इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई शो करेगी, जो कि एक ट्रू रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग दो मेथड्स यूज़ करते हैं, एंड दीज टू मेथड्स आर फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडिड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को ऐड किया जाता है। जो भी कोई इंटरमीडिएट गुड्स होती है ना, उनको माइनस करने की ज़रूरत होती है, ना उनको लिया जाता है। लेकिन इस मेथड में क्या है, मेनली हम चीज़ों को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि गुड्स जो हैं वो कौन सी फाइनल गुड्स हैं। ठीक है। हर एक स्टेज पे सभी के लिए जो है अपनी गुड्स प्रिपेयर की हुई फाइनल गुड होती हैं, लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। नेक्स्ट इज़ वैल्यू एडिड मेथड, जो हम लोगों ने किया है वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, जिसमें कि गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम लोग इस मेथड्स के थ्रू एक वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू एक इलस्ट्रेशन करते हैं। Example 1, on the basis of the following data about an economy which consists of only two firms, find out value added by firm A and B and gross value added or gross domestic product at factor cost। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने वैल्यू एडिड फार्मूला लगाना है तो हम लोगों को पता है कि हम लोग उससे GDP एट MP निकालेंगे। ठीक है। और सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का हमें कह रहे हैं कि आप बताइए GDP एट FC। तो हम लोगों ने MP से FC में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा। सो इन क्वेश्चन वी हैव गिवन सेल्स बाय फर्म A 100, परचेजेस फ्रॉम फर्म B बाय फर्म A 40।
ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्म ए की जो सेल्स है वो 100 है और उसने फर्म बी से कुछ परचेजेस किए हैं, मीन्स ये इंटरमीडिएट परचेजेस हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी कैलकुलेट करेंगे और जब इन दोनों का टोटल कर देंगे देन इट विल बी द वैल्यू एडेड इन आर इकोनॉमी। ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए मीन्स टोटल सेल्स ऑफ फर्म ए माइनस इंटरमीडिएट परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स बाय फर्म ए तो हमें 100 गिवन है और उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि उसने बी फर्म से परचेज़ की है दैट इज़ 40, तो 40 माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में फर्म का क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, तो उससे हम लोग क्या है चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू एडेड बाय फर्म ए विल बी 55 लाख एंड इन द सेम मैनर वी विल कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड विच विल बी 130 लाख। सो टोटल वैल्यू एडेड इन द economy, that is GDP at MP will be 130 plus 55 lakh, that is 185 lakhs। अब ये हमारी क्या GDP at MP है, इसको हमने चेंज करना है GDP at FC में, जिसके लिए हम लोग इसमें से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को और ऐड करेंगे सब्सिडीज़ को। सब्सिडीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 185 लाख माइनस 30 लाख 155 लाख। Student, this is all about value added method. In next lecture we will do our second method, that is income method. You are advised to practice all the examples related to this method. Thank you.